Welcome to Brain Roots IS. Today we will study the erosional work of groundwater. आज हम जमीन के नीचे छुपे एक आर्टिस्ट के काम को समझेंगे। एक ऐसा आर्टिस्ट जो ना छेनी इस्तेमाल करता है न हथौड़ा, वो बस सब्र से हजारों लाखों सालों तक धीरे धीरे मजबूत से मजबूत पत्थर को तराश कर कुछ बेहद खूबसूरत लैंडफॉर्म्स बनाता है। जरा इमेजिन कीजिए, जमीन के नीचे मीलों तक फैली हुई गुफाएं जिनकी छतों से स्टेलेक्टाइट्स और जमीन से स्टेलेग्माइट्स निकल रहे हैं, या फिर अचानक से जमीन में बन गए बड़े बड़े गड्ढे जिनको हम सिंक होल्स कहते हैं। सवाल यह है कि यह बनता कैसे है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो सॉलिड मजबूत चट्टानों को काटकर ये सब बनाती है? ये कोई मामूली फोर्स तो नहीं हो सकती, राइट? तो इस रहस्य का जवाब है ग्राउंड वाटर। हाँ, वही पानी जो जमीन के नीचे बहता है। लेकिन यहां एक अजीब सा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। आप जानते हैं कि ग्राउंड वाटर बेहद धीमी गति से मूव करता है, बहुत स्लो। तो फिर इतनी स्लो चलने वाली चीज इतने बड़े और ड्रामेटिक बदलाव कैसे ला सकती है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ है नदियां, ग्लेशियर्स और तेज हवा। इनका काम करने का तरीका है ब्रूट फोर्स। ये रगड़ कर, टक्कर मारकर, फिजिकल पावर से चट्टानों को तोड़ते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल मैकेनिकल इरोजन। और दूसरी तरफ है हमारा ग्राउंड वाटर, बिल्कुल शांत, धीरे धीरे अपना काम करता हुआ। साफ है कि इसकी ताकत फिजिकल फोर्स में तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, सोर्स मटेरियल भी हमें यही क्रूशियल क्लू दे रहा है। कोट कहता है, द जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सीडिंगली स्लो बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्लो रेट ऑफ मूवमेंट। मतलब यह बात तो कंफर्म हो गई कि इसकी पावर स्पीड या फोर्स में नहीं है। इसका राज, इसका सीक्रेट कहीं और है। तो आइए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। ग्राउंड वाटर का असली हथियार फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री है। हां, इसकी ताकत चट्टानों को तोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें केमिकली डिसॉल्व करने में है। सिंपल भाषा में कहें तो घोल देने में। इस प्रोसेस के लिए जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं वो है कोरोजन या सोल्यूशन। बेसिकली दिस इज केमिकल इरोजन। यहां ग्राउंड वाटर एक हथौड़े की तरह रॉक पर चोट नहीं करता, बल्कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है जो धीरे धीरे मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रॉक मटेरियल को अपने अंदर घोल लेता है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? एक बहुत ही सिंपल चीज से, बारिश के पानी से। लेकिन सवाल यह है कि सादा पानी एक इतना पावरफुल रॉक डिसॉल्विंग सॉल्वेंट यानी एक घोलक में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है? चलिए इसकी पूरी रेसिपी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। रेसिपी का पार्ट 1 है एसिड बनाना। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब बारिश की बूंदें यानी H2O आसमान से गिरती हैं तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर जब ये पानी जमीन पर गिरकर मिट्टी से गुजरता है तो वहां डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से निकली हुई CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये H2O और CO2 आपस में मिलकर एक नया केमिकल बनाते हैं, और वो नया केमिकल है कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। अब ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये एक वीक एसिड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। लेकिन यही वीक एसिड ग्राउंड वाटर की सुपर पावर है। यही वो एजेंट है जो चट्टानों को डिसॉल्व करने की, घोलने की शक्ति रखता है। अब आते हैं रेसिपी के सेकंड पार्ट पर, रॉक को डिसॉल्व करना। ये कार्बोनिक एसिड वाला पानी जब जमीन के नीचे जाता है तो ये वहां मौजूद कार्बोनेट रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, उसके कांटेक्ट में आता है। और जैसे ही ये एसिड लाइमस्टोन को टच करता है, एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस रिएक्शन का नतीजा, जो लाइमस्टोन पहले पानी में घुल नहीं सकता था यानी इनसॉल्युबल था, वो अब एक नए सब्सटेंस में बदल जाता है जो पानी में आसानी से घुल सकता है यानी सॉल्युबल हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन इस पूरी कहानी का हार्ट है। देखिए, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट यानी हमारा लाइमस्टोन जब कार्बोनिक एसिड के साथ मिलता है तो वो सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रॉक डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, बल्कि रॉक ट्रांसफॉर्म हो गया, उसकी फॉर्म बदल गई। वो एक ऐसी फॉर्म में आ गया जिसे पानी अब अपने साथ बहाकर आगे ले जा सकता है। लेकिन एक और सवाल, क्या यह प्रोसेस हर जगह हर वक्त एक जैसी स्पीड से होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं।
और एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के लिए, यानी वो साइंटिस्ट जो लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं, इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, हवा और मिट्टी में CO2 की मात्रा कितनी है, रॉक का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लाइमस्टोन जल्दी डिसॉल्व होता है, जबकि डोलोमाइट थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। रॉक में पहले से क्रैक्स या फ्रैक्चर्स कितने हैं, ग्राउंड वाटर का फ्लो रेट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी और रॉक का कांटेक्ट टाइम कितना है। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इरोजन की स्पीड क्या होगी। अब इनमें से टेम्परेचर का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी में CO2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिससे प्रोसेस स्लो होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हायर टेम्परेचर से केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहां एक इनवर्स और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि नेचर के सिस्टम्स कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अब हमने पूरी कहानी को आपस में जोड़ लिया है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। वो छोटा सा केमिकल रिएक्शन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है, जब वही रिएक्शन लाखों सालों तक नॉनस्टॉप चलता रहता है, तो वही हमें बड़े बड़े केव्स, वैलीज और पूरे के पूरे लैंडस्केप्स बनाकर देता है। ऐसे लैंडस्केप्स जो रॉक के डिसॉल्व होने से बनते हैं, उन्हें हम एक स्पेशल नाम देते हैं, कार्स्ट टोपोग्राफी। और इंडिया में इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स मेघालय की गुफाएं हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? द की मैसेज इज दिस, कि नेचर में ताकत हमेशा ब्रूट फोर्स से नहीं आती। पेशेंस, परसिस्टेंस और आहिस्ता आहिस्ता होने वाला केमिकल बदलाव भी उतना ही, बल्कि कभी कभी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ग्राउंड वाटर इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। कभी सोचिए इस बारे में कि ग्राउंड वाटर की तरह और कौन सी ऐसी इनविजिबल फोर्सेस हैं जो लगातार इस धरती को, हमारे नीचे, हमारी दुनिया को एक नया रूप दे रही हैं। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.